ब्लडी विच। इंग्लैंड के दो टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के, मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला। दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या? चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ? इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है, प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या? अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी, मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए। मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता। लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है। बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार, सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा।
मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते, तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक? उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो, उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहां फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट! इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको।
वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहाँ आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहनकर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ,
आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे, तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। ब्लडी स्टेपवेल। गर्मी के दिन थे। गर्मी से गर्म होती जमीन आधी रात के बाद ही ठंडी होती थी। अक्सर लोग कुएं के करीब तालाब की सीढ़ियों की तरफ इस गर्मी से सुकून पाने के लिए रात में निकल जाते थे। रात काफी हो गई थी। सभी गांव वाले बावड़ी से धीरे धीरे लौट आए थे, मगर साहिल, करण, अजय और विजू चारों दोस्त बावड़ी की सीढ़ियों पर अभी लेटे ही थे कि धीरे धीरे बहती ठंडी हवा में उन्हें नींद आ गई। अमावस की रात ने ठाकुर की बावड़ी को छिपा लिया था। तभी साहिल के कान के पास छम 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 बजती पायल की आवाज सुनाई दी। साहिल की नींद खुल गई। उसने देखा एक लड़की नीचे तालाब की सीढ़ियां उतरती उसे इशारे से बुला रही है। साहिल समझा, इन्हें सोने दो, आज अपने हाथों में लड्डू होगा, और वो उस लड़की का पीछा करने लगा। लड़की सीढ़ियां उतरती उसे इशारा करती नीचे ले गई और साहिल के कानों में आवाज आई छपाक, और लड़की बावड़ी के पानी में अचानक कूद गई। साहिल ने भी आव देखा न ताव, बावड़ी के पानी में कूद पड़ा छपाक। मगर ये क्या, दिखाई तो कुछ नहीं दिया था, मगर साहिल की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे फाड़ रहा हो। उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसके सोए तीनों साथी करण, अजय, विजू जाग गए और घबराए से इधर उधर देखने लगे। तभी करण बोला, अजय, विजू, ये तो साहिल की आवाज है और आवाज पानी के अंदर से आ रही है। लग रहा है नहाने के वास्ते गया होगा, शायद डूब रहा है, चलो देखते हैं। और सभी सीढ़ियां उतरते नीचे बावड़ी में गए। अब साहिल और जोर जोर से चीखने लगा था। फिर क्या था, तीनों दोस्त भी बावड़ी के पानी में कूद पड़े। अंधेरे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था, पर ये क्या, एक साथ सभी दर्द से कराहते चीखने लगे। बावड़ी के पानी में जैसे भूचाल आ गया था। कुछ देर बाद चीखें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। सुबह ठाकुर की बावड़ी पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। बावड़ी के पानी से बाहर चारों की लाशें निकाल ली गई थी। ग्रामपुर गांव में सन्नाटा छा गया था। चारों तरफ औरतें मर्द रो रहे थे। तब से लोग इस बावड़ी की तरफ जाना तो दूर, उसे देखना भी मनहूस समझने लगे थे। आज पूनम की रात अपने पूरे शबाब पर थी। 4 हाथ से ठाकुर की बावड़ी पर पहले भी हो चुके थे, इसीलिए वहां रात में जाने वालों की तादाद कम ही नजर आने लगी थी। निखिल आज ही तो अपने ननिहाल ग्रामपुर आया था। वो ग्रामपुर में किसी को भी नहीं जानता था, सो अकेले नाना नानी के साथ बोर हो रहा था। एक दिन तो उसका किसी तरह घर में गुजर गया, मगर शाम होते ही वो नानी से बोला, नानी, जरा मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, देर हो गई तो घबराना नहीं, मैं घूमकर फिर आ जाऊंगा। निखिल बेटा जा, पर बावड़ी की तरफ मत जाना, नानी बोली। पर क्यों नानी, वहाँ ऐसा क्या है जो आप मुझे उधर जाने से रोक रही हैं? पहले जा, घूम कर आ जाने पर बताऊंगी। निखिल नानी के घर से बाहर गली में निकल गया था। तेज हवा शोर मचाए हुए थी।
निखिल मन ही मन नानी की बात को सोचता हुआ गांव से बाहर चला जा रहा था। वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, आखिर क्या राज है उस बावड़ी में जो नानी वहां जाने से हमें मना कर रही थी। अभी वो इसी में उलझा हुआ ही था कि उसके ऊपर से कीच कीच करीच की आवाज करता एक लंबे पंखों वाला भयानक काला पक्षी गुजरा और उसके बदन में डर की सिहरन दौड़ा गया। वो इस पक्षी के अचानक आने से कांप सा गया था। उसने किस्से कहानियों में तो सुना था कि इस दुनिया में ऐसे पक्षी भी हैं जो किसी इंसान को अपने पैरों में दबाए उसे दूर देश ले जा सकते हैं। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तब तक ठाकुर की बावड़ी आ गई। ऊपर हवा तेज थी, सो ऊपर खड़ा रहने पर तकलीफ दे रही थी और निखिल इस हवा के दबाव से बचने के लिए बावड़ी की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बावड़ी का पानी चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। अभी पानी और उसके बीच 15-20 पायदानों का फासला था। वो संभलते हुए नीचे उतरता गया। अब वो बावड़ी के पानी के करीब था। निखिल ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां और वो बावड़ी के पानी के करीब सीढ़ियों पर बैठ गया और पानी की गहराई की थाह लगाने लगा। तभी उसे लगा कि कोई भारी चीज बावड़ी के ऊपर से लुढ़कती बावड़ी के पानी में छपाक से गिरी है और कुछ ही देर के बाद ही उसने नोट किया कि भूच 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 की आवाज के साथ बावड़ी का पानी जैसे उबाल ले रहा हो। पानी के उबलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी वहां उबलते पानी की जगह एक हंसी की आवाज सुनाई दी। निखिल ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। वहां बावड़ी के पानी में खड़ी अर्धनग्न अवस्था में वो खूबसूरत युवती थी। चांदनी में नहाया उसका संगमरमरी बदन और रोशन हो उठा था। अब निखिल के मन में भी चाहत का समंदर उमड़ने लगा था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे दोनों हाथों में एक बड़ा सा थाल है, उसमें कीमती सामान है। मैं ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। युवती की आवाज सुनाई दी। कैसा थाल? कैसा कीमती सामान? देखो, ये रहा बड़ा सा थाल और सामान। और निखिल ने देखा उस अर्धनग्न युवती के हाथों में एक बड़ा सा तांबे का थाल था और उस थाल के ऊपर एक सिल्वर कलर का चाकू रखा पड़ा था जो चांद की रोशनी में बार बार चमक रहा था। वो समझ गया था कि युवती सही कह रही है। वो बावड़ी के पानी से बाहर निकलने में असमर्थ है। और फिर क्या था, निखिल कपड़े उतारकर कूद पड़ा बावड़ी के पानी में लड़की की सहायता के लिए। वो लड़की से करीब 10 फुट के फासले पर अभी इधर था कि वही भयानक लंबे पंखों वाला काला पक्षी जो उसे आते वक्त रास्ते में मिला था कीच कीच करीच की आवाज करता हुआ उसके ऊपर मंडराने लगा। वो युवती की तरफ से ध्यान हटाए हुए उस पक्षी की तरफ देखने लगा। तभी खूबसूरत युवती का वो खूबसूरत रूप यौवन गायब होता गया। अब उस खूबसूरती की जगह खून रिश्ता फफोलेदार चेहरा उभर आया। उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आंखें दहकते शोलों की तरह लाल हो गई। मुंह के जबड़े से टेढ़े मेढ़े घूमे लंबे दांत बाहर को आ गए। उसके हाथों में नाखूनी पंजे उभर आए और उन पंजों में वो चमकता हुआ सिल्वर खंजर यानी चाकू आ गया। अब वो खूबसूरत युवती खौफनाक डायन का शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और निखिल जिस खौफनाक पक्षी को देख रहा था, अचानक वो शैतानी हंसी हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। अभी निखिल आसमान की तरफ सर उठाए उसे इधर उधर देख ही रहा था कि नीचे उसे गुर्राहट सुनाई दी। एक अजीब सी गुर्राहट। उसका ध्यान बट गया। उसने जैसे ही नीचे देखा वो चीख उठा। उसके करीब उस पर खंजर यानी चाकू ताने वो खौफनाक डायन खड़ी थी। तभी हाथों में मशाले लिए सैकड़ों गांव वाले ठाकुर की बावड़ी पहुंच गए और शोरगुल ज्यादा बढ़ गया। शोर को सुनकर निखिल का हौसला बढ़ गया। वो तेजी से डायन को देखते हुए बावड़ी के पानी में पीछे हट गया। डायन गुस्से में एक अजीब चीख मारती हाथों में खंजर लिए उसकी तरफ दौड़ने लगी। तभी गांव के एक व्यक्ति ने अपनी जलती मशाल डायन और निखिल के बीच में फेंक दी और डायन एक अजीब चीख मारती हुई निखिल की तरफ और तेजी से बढ़ने लगी। गांव का वही व्यक्ति दहाड़ उठा। अपनी मशाले फेंको डायन पर, नहीं तो वो निखिल को मार डालेगी। फिर क्या था, 8-10 गांव वालों ने अपनी जलती मशाले डायन पर फेंक दी और डायन एक अजीब सी कलेजा चीर देने वाली चीख मारती बावड़ी के पानी को फाड़ती उसमें गायब हो गई। तब तक निखिल भागता हुआ बाहर आ गया था। उसके नाना नानी उसे गले लगाकर फपक फपक कर रो पड़े। अब सब कुछ शांत था। बेटा निखिल, तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि बावड़ी की तरफ मत जाना, पर तुम नहीं माने। अरे बेटा, ये ठाकुर की खूनी बावड़ी है।
अपने ग्रामपुर गांव के 4 जवानों का खून पी गई है ये बावड़ी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, नहीं तो तुमसे हाथ धो बैठते हम बेटा। सिसकती नानी बोली। डरा सहमा निखिल अपने नाना नानी और गांव वालों के घेरे में घर आया, पर उसके दिमाग से ये घटना लाख भुलाने पर भी नहीं जाती। तहखाने का राज। जैसलगढ़ की हवेली जो पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है और आज भी यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ यहाँ के इतिहास को महसूस करने आई है। इस भीड़ में सब लोग हवेली के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और 4-5 लोगों का ग्रुप हवेली के पहले तहखाने की तरफ बढ़ा है और उन्हें सामने दूर अंधेरे में एक आदमी, फिर दूसरा और तीसरा, ऐसे आदमियों की तादाद भीड़ में बढ़ती हुई दिख रही है जो कि आधे कंकाल की तरह भयानक दिख रहे हैं, जो एक साथ इन कॉलेज के बच्चों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये देख वो बच्चे चिल्लाते हुए ऊपर पहुंचे और हवेली के अथॉरिटी मेंबर्स से मिलकर वो वाकया बयां किया, पर अथॉरिटी वालों ने इस बात को सिरे से नकार कर उन बच्चों को भगा दिया। कुछ दिनों बाद एक 53 साल के आदमी रणधीर चौधरी, जो कि पेशे से ऐतिहासिक फोटोग्राफर, वो आराम से धीरे धीरे हवेली देखते, फोटो खींचते हुए उसी तहखाने तक पहुंचे और उन्होंने भी वो मंजर देखा जो उन बच्चों ने देखा था और वो सब रणधीर ने अपने प्रोफेशनल कैमरे में रिकॉर्ड किया और फोटो भी लिए। पर शाम होते ही उनकी लाश बाहर आई। लाश को उनके घर के पते पर उनके सामान सहित पहुंचा दिया गया। उनके बेटे साहिल चौधरी ने अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म कर उस रात अपने पिता का कैमरा चेक किया, जिसमें उसे वो रिकॉर्डिंग और फोटोज ने हैरान कर दिया। अगले दिन साहिल ने सब एक पेन ड्राइव में कॉपी किया और अपने 3 खास जिगरी दोस्तों को बताया। साहिल ने एक पेन ड्राइव को पुलिस को बताकर FIR दायर करी उस हवेली के राज परिवार पर, जिसकी कोर्ट में पेशी है और राज घराने से जय सिंह राठौड़ आए हैं। राठौड़ साहब, क्या जो कुछ इस पेन ड्राइव में है उसके बारे में आपको पता है? क्या ये सच है? क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये सब मानता है, वो भी अगर सबूत हो तो जरूर मानता है। सरासर झूठ है जज साहब। हमारा परिवार भी पुश्तों से उसी हवेली के एक हिस्से में रहता है। 100 से ज्यादा कर्मचारी वहां दिन रात रहते हैं। अगर कुछ होता तो हम सबको भी दिखता या हमारे साथ भी कुछ घटता। हमने पता करवाया है कि रणधीर चौधरी हृदय गति अवरोध के मरीज थे। तहखाने में घुटन से उनके साथ ये हादसा हुआ है। ये दलील सुनकर जज ने केस खारिज कर दिया। अब साहिल अपने तीनों दोस्तों के साथ रात को घर की छत पर शराब पीते हुए कहता है, अब हवेली का राज वहां जाकर ही पता किया जाएगा। तुम साथ देते हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तैयार रहना। अगले दिन की सुबह चारों जैसलगढ़ हवेली पहुंच गए हैं और पूरी हवेली को बारीकी से घूमकर वहां की चीजों को बारीकी से देख और लिखे हुए इतिहास को पढ़ भी रहे हैं। जितनी तस्वीरें लगी थी उनकी भी तस्वीर साहिल अपने मोबाइल कैमरा से ले रहा है। शाम होने को है और सारे पर्यटकों के बाहर जाने का समय नजदीक आने वाला है। उससे पहले वो चारों तहखाने में घुस गए हैं और वहीं रुक गए हैं। अरे साहिल, क्या कर रहा है? चलना नहीं है क्या? नहीं, जो पता करना है वो यहीं इस तहखाने में है और यहीं रुक कर ही पता चलेगा। तू सच्ची में सबको मरवाएगा? भूतों का तो पता नहीं, पर पकड़े गए तो कुटाई पक्की है। और वो चारों वहीं अंधेरे में छुप गए हैं। हवेली खाली हो गई है। अंधेरे के साथ सभी कर्मचारी भी बाहर जाने लगे हैं, जिसका पता कर्मचारियों की आवाज सुनाई देने से उन चारों को चल रहा है। तो अब जल्दी निकलो, अंधेरा हो रहा है। जल्दी चलो वरना मारे जाओगे। क्यों हर रोज कहना पड़ता है? ये सब सुनकर इन चारों को डर का एहसास हो रहा है और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, जिनमें से एक डर में भाग गया और एकदम से सामने एक राजा की शैतानी डरावनी आत्मा आई और उस लड़के के गले को पकड़कर ऊपर उठा लिया, फिर गला दबोचकर मार दिया। गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज और उस दोस्त के मुंह से निकलते खून ने बाकी 2 को भी तहखाने के अंदर डरकर भागने पर मजबूर कर दिया, जहां फिर से एक एक कर आधे कंकाल वाले आदमियों की भीड़ बढ़ती गई, जिन्होंने उन दोनों को दबोच लिया और मार डाला।
ये सब देख साहिल रोता बिलखता तीसरी ओर भागा और तहखाने से बाहर ऊपर एक बड़े से कमरे में पहुंचा, जहां एक महारानी की बड़ी सी तस्वीर लगी है। कमरे के बाहर उन भूतिया आधे कंकाल वाले आदमियों और राजा की भयानक आत्मा का जमावड़ा खड़ा है, पर अंदर नहीं आ रहा है। ये देख साहिल खुद से ये बात करके बड़बड़ा रहा है। ये सब अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? पीछे से एक औरत की आवाज आई, ये पापी लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। साहिल पलटा और देखा कि तस्वीर से महारानी की आत्मा बाहर आ गई। साहिल पीछे कदम बढ़ाता हुआ गिरा। डरो मत बेटा, मैं उन जैसी नहीं हूं, और वैसे भी जो पता करने आए हो वो सच मैं ही बता सकती हूँ तुम्हें। तो सुनो। 123 साल पहले जिसलगढ़ घराना छोटा पर नामचीन था, क्योंकि महाराज चंदेर सिंह जनता के सामने और नजरों में बड़े दयालु और निष्ठावान थे। हर इंसान के सहायक थे, बड़े भावुक थे, पर उनका असली चेहरा बस मैं, उनकी महारानी शीत कंवर ही जानती थी, या फिर वो गुलाम जो वफादारी से उनकी गुलामी करते थे। वो सच ये था कि गांव से हर रोज एक औरत रात के अंधेरे में गायब होने लगी, जो कि महाराज अपने गुलामों से अगवा करवा कर हवेली के चमचमाते तहखाने में मंगवाया करते थे। उसके साथ जितनी बार और जितने समय तक रंगरलियां बनाते और मन भरने पर मरवा कर गांव के जंगल में लाश फेंकवा देते। कोई न कोई जानवर रात में उस लाश को खा ही जाता, और तब वो आधी खाई हुई लाश मिलने पर लगता कि जानवर का शिकार हुई है। एक आदमी बलदेव ने दिमाग लगाया और बड़बड़ाने लगा, सिर्फ औरत ही क्यों, जानवर जो भी हो, उससे सिर्फ औरत का शिकार ही करना है। और वो रात को छुपकर गांव के चौक में ही पेड़ के नीचे हर रोज सोने लगा। एक रात को जब एक औरत निवृत्त होने के लिए जंगल की ओर गई, तो वहां से कुछ जोरों से छटपटाने की आवाजों ने बलदेव को उसका पीछा करने पर मजबूर किया, और उसने देखा कि कुछ लोग उस औरत को अगवा करके ले जा रहे हैं। पीछा करने पर देखा कि वो हवेली के खुफिया दरवाजे से अंदर गए हैं। अब बलदेव हवेली के सामने पेड़ों के पीछे छिप छिप कर दिन रात बिताने लगा। 4 रात बाद वो लोग उस औरत को वापस जंगल में लेकर गए और फेंक कर चले गए। बलदेव ने उस औरत की नाक के सामने उंगलियों से उसकी सांसें चलती महसूस की, तो अपने पास पड़े पानी से भरी जरी यानी चमड़े की पानी पीने वाली थैली से पानी छिड़क कर औरत को होश में ले आया, जिसने महाराज का सच बलदेव को बताया। बलदेव उस औरत को उसके घर ले गया और उसके घर वालों को आधी रात को ही गांव के सरपंच के घर लेकर गया और सब बताया। जल्दी ही गांव के 80 से ज्यादा मर्द इकट्ठे होकर हवेली पहुंचे। आधी रात को सोए हुए महाराज महारानी को बाहर जन सैलाब की चीख की आवाजें सुनाई दी और वो बाहर आए। आते ही सब मर्दों ने महाराज को खरी खोटी सुनाई, जिसके महाराज तिल मिला गए। महाराज तब भी ठंडे दिमाग से बोले, आप सब अंदर आओ, फिर सही से बात करते हैं। सब अंदर आए और आते ही राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको बांध कर तहखाने की दीवारों में चुनवा दो। ऐसा ही हुआ। भयानक नरसंहार। मेरा मन भर आया और गुस्से में मैंने खंजर अपने पति महाराज चंदेर सिंह की पीठ में घोंप दिया और बाद में वही खंजर अपने गले पर भी चलाकर खुदकुशी कर ली। वो आधे कंकाल वाले आदमी सब वही हैं जो जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे, और साथ ही महाराज भी हैं जिनकी भटकती आत्मा शैतानी हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ साहिल छुपता छुपाता हवेली से बाहर आता है और वहीं के पुलिस थाने में राज घराने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है। कोर्ट में अर्जी लगवाता है। हवेली के तहखाने की दीवारों को तुड़वाने की और अर्जी जज मंजूर करते हैं। पुलिस फोर्स जाकर मजदूरों से दीवारों को तुड़वाते हैं और उन्हें 80 नर कंकाल बरामद होते हैं। अब कोर्ट आदेश देता है राज परिवार को कि हवेली पर सरकार का कब्जा है और हवेली को ध्वस्त करने का आदेश किया जाता है। ऐसे होता है जैसलगढ़ की हवेली के तहखाने के राज का अंत। ल्यूसीफर्स गिफ्ट। ये कहानी है गोवा के गोवान गाइस की। एक कपल जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड से लवर्स और फिर कपल बना। अपर मिडिल क्लास फैमिली से थे दोनों और एक हो गए। मिसेस आयशा एंड मिसेस जोहान रॉड्रिग्वेज, अ हैप्पी क्रिश्चियन कपल। शादी के 6 साल पूरे हुए पर कोई बच्चा नहीं।
सामाजिक जोर नहीं, क्योंकि एक फ्री लाइफस्टाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पर खुद को एक उम्मीद और चाह है जो सबको होती है। मेडिकल चेकअप से पता चला कि दोनों ही ठीक हैं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। IVF और सरोगेसी भी ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। जो कपल बहुत खुश मिजाज था अब दुखी रहने लगा। जोहन एक ड्राई फ्रूट्स का डीलर है, तो वो काम में बिजी होकर दिन निकाल लेता है, पर रात की सोच दुश्मन बन जाती है और नींद नहीं आती है। 2 रातों बाद झपकी आती है, पर आयशा तो दिन भर तकलीफ और सोच में डूबकर दुखी होती है। इसलिए एक कंप्लीट डे मेड रखी है, जेनी, जो ख्याल भी रखती है और बातें भी करती है। जेनी वहां के चर्च के पादरी की बहन है, तो उसका झुकाव जरा ईश्वरीय शक्ति की तरफ ज्यादा रहता है और वो बातें भी बाइबल की ज्यादा करती है। एक दिन जोहन ने आयशा को कुछ दिन अपने पीहर पुडुचेरी पापा मम्मी के पास जाने को कहा और आयशा ये मानकर चली गई। पुडुचेरी अपने घर में पापा माइकल और माँ मिशेल के पास दिन भर अपनी किस्मत को कोसती रोती रोती देर रात को सो गई। तब उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, आयशा को सब कुछ बता दो और उसको भी वो करने के लिए मनाओ जिसको करके हमें भी आयशा मिली थी। पर हमें पहले उनसे पूछना होगा, तभी सब कुछ होगा और बेटी को समझा कर वो सब कुछ करवा पाएंगे। चलो, अभी वैसे भी आयशा गहरी नींद में सो रही है। अभी टाइम 1:30 बज रहे हैं, इतनी रात को? तो यही तो मिलने का सही वक्त है, कहा ना चलो। दोनों अपने घर से बाहर गार्डन में आए और घर के पीछे जमीन में एक टैंक के ढक्कन की तरह ढक्कन को खोला, जो कि बेसमेंट है। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे जहां अंधेरा था। वो दोनों साथ कोई लाइट भी लेकर नहीं गए और खड़े हो गए, दोनों हाथों को बांधकर जैसे किसी को याद कर रहे हैं। और अचानक से ऊपर का दरवाजा बंद हुआ। दोनों ने ऊपर देखा ही था और भयानक भारी आवाज आई, आ गए दोनों, बड़े दिनों बाद याद आई। तभी अंधेरे में कुछ कैंडल्स जली और भयानक सा दिखता एक डेमोन सामने आया। वो बोला, कहो क्या काम है? मेरी बच्ची को भी वही तकलीफ है जो मेरी बीवी मिशेल को थी। बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब सब समझ गया, पर शर्त याद है ना? Yes, my lord. Then tell your daughter and get ready her for the Lucifer's gift. डिमोन अदृश्य हो गया और वो दोनों भी बाहर आकर अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह नाश्ते पर दोनों ने आयशा को समझाया, लुक आयशा एंड लिसन टू मी केयरफुली, इट विल बी गुड न्यूज इफ यू बिलीव। यस मॉम, आई एम लिसनिंग। सबने हाथों से फोक एंड स्पून रख दिए। आयशा देखो, जब साइंस काम नहीं आती तब सुपर साइंस काम आती है, जिसे हम माइथोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। पर हमारा विश्वास उनसे भी ऊपर वाली शक्ति में है, द सुपर नेचुरल पावर, और वो कभी वेस्ट नहीं जाती। और इसका इफेक्ट तुम खुद हो। जो तकलीफ तुम्हें है वो हमें भी थी, और तुम्हारा जन्म भी वैसे ही हुआ जैसे तुम्हारे बच्चे का हो सकता है, अगर तुम चाहो और मानो तो। आई वॉन्ट टू बीइंग अ मदर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। देन लिसन, एक शर्त है और वो माननी पड़ेगी, वरना बाद में रिजल्ट बहुत भयानक हो जाएंगे, मानो अनकंट्रोलेबल। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम्हें हम दोनों वहां ले जाएंगे जहां से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर शर्त यह है कि वो बच्चा हमारे भगवान का होगा। मीन्स पहला बच्चा वो ले जाएंगे, बाद में चाहे जितनी भी संतानें हो वो तुम्हारी, पर पहला बच्चा उनका अपना गिफ्ट होगा और तुम्हें लौटना होगा। मंजूर है। रात 12:45 पर वो तीनों नीचे आते हैं और वैसे ही डिमोन आकर आयशा से पूछता है, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ। तुम अकेले रुको और तुम दोनों जाओ। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाता है और वो दोनों आयशा को अकेला छोड़कर ढक्कन बंद कर चले जाते हैं। अपने कमरे में दोनों लेटे हुए बस इंतजार करते हैं कुछ होने का, और अचानक जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तेज आंधी चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे घर की छत के दरवाजे टकराने लगते हैं। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और दोनों ऊपर दरवाजा बंद करने साथ जाते हैं। छत पर पहुंचकर आकाश देखते हैं जो कि लाल सुर्ख हो गया है, जिसमें काले बादल मंडरा रहे हैं। तेज आंधी पेड़ों को बेहाल कर हिला रही है और साथ ही ऐसे मौसम में बारिश शुरू हो गई है। बिजलियां कड़ाके से कड़क कर डर का माहौल बना चुकी है। आकाश में ऐसे मौसम से एक आदमी जैसा पंखों से उड़ता हुआ नीचे आ रहा है। धीरे धीरे जो गुस्से में
आंखें लाल किए नीचे उतर रहा है। उन दोनों की नजरें उससे मिली और दोनों घुटनों पर बैठ गए। वो आसुरी शक्ति नीचे उतरती है पंखों के सहारे घर के पीछे उतर गई। मौसम अभी भी वैसा ही है। वो दोनों भीगे हुए छत के दरवाजे को बंद कर नीचे गए और कपड़े बदल कर सो गए। पर सोना किस्मत नहीं उस रात, क्योंकि मौसम की गर्जना और अब बेटी की चीखें सोने नहीं दे रही हैं। 3 बजे एकदम से सब शांत हुआ और फिर दोनों सो गए, जो इतने समय से अपने बिस्तर पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। सुबह 7 बजे आवाज आई, गुड मॉर्निंग मॉम, डैड। दोनों उठे और देखा कि सामने बेटी और वो एक कातिल मुस्कान से भरी है, जिसमें उस आसुरी शक्ति का अंश आ गया है। अब आयशा अपने पति जोहान को कॉल करके कहती है, यहाँ सरोगेसी से काम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्दी आ जाओ। Yes, my love. Thank you, baby. Today I am the happiest man on the earth. I will be there in the evening. अभी फ्लाइट से निकलता हूँ। जोहान शाम को पहुंच जाता है अपने ससुराल। 1 हफ्ते बीवी के साथ शहर घूमता है और वापस दोनों गोवा जाते हैं। खुशी से अपनी बीवी का ख्याल रखता है, घर पर ही रहता है। बिजनेस उसके वर्कर्स हैंडल करते हैं और इसमें 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जन्म का। बीवी को हॉस्पिटल ले जाता है। लेबर रूम के बाहर खड़ा बीवी की चीखें सुन रहा है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, और हॉस्पिटल से चला गया और देखा कि मौसम एकदम भयानक हो गया है, वैसा ही जैसा उस रात था। एक आदमी आकर बधाई देता है, तब वो अंदर आता है और देखता है कि एक लड़के का पिता बन गया है। पर पास के बेड पर जो थी वो और उसका बच्चा दोनों मर गए। बिकॉज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगले दिन घर आ जाते हैं। खुशी के माहौल में 1 साल बीत जाता है और सब अपने रोज के काम में लग जाते हैं। पहला जन्मदिन आता है जब उसके नाना नानी भी आते हैं और बेटी को शर्त याद दिलाते हैं, पर वो नहीं मानती। अगले दिन वो दोनों चले जाते हैं पुडुचेरी, पर यहाँ भर रात लाइट्स ऑन ऑफ, टीवी ऑन ऑफ, बेड के नीचे से आवाजें, दोनों को मिरर में कोई दिखना, दीवारों से खून निकलना, सब भयानक और गलत हरकतें होती दिखाई देती हैं। दिन रात कुत्ते रोते हैं, रोज कोई परिंदा घर से टकरा कर मरता है। आधी रात को किसी के दर्द में रोने की आवाजें, ये सब जोहान को बेचैन कर रही है। और इनको देख जेनी आंटी जो मेड है, वो अपने पादरी भाई को बुलाने का कहती हैं और जोहान मान भी जाता है। प्रिस्ट आते हैं और घर में घुसते ही समझ जाते हैं। फिर वो बेबी को देखने कमरे में जाते हैं और उंगली उसके मुंह में डालते हैं कि वो बच्चा इतनी जोर से काटता है कि उंगली ही काट खाता है, और इतना सा बच्चा वो उंगली चबा कर निकल जाता है। ये सब जोहन को डरा देता है। बाहर आकर प्रिस्ट साफ बता देते हैं कि घर में शैतान का बसेरा है और बच्चा शैतानी तोहफा है। जोहान कुछ कह नहीं पाता, बस इतना ही। फादर, ये सब कैसे और सही कैसे होगा? देखो, ऐसा बस शैतान से सौदा करने पर होता है, और वो केवल बच्चे के पिता या माँ ही कर सकते हैं। इसका इलाज केवल घर का शुद्धिकरण है, जिसमें सबकी जान का खतरा भी है। पर जिसने ये सौदा किया है शैतान के साथ, उसको मेरे सामने सच बताना होगा। फादर, माई गॉड इज माई विटनेस, बट इफ आयशा डिड दिस, आई विल आस्क हर द ट्रूथ। बस आप तैयारी कीजिए। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रिस्ट चले गए और जोहान अपनी पत्नी से आंखों में आंखें डालकर सच्चाई पूछता है। आयशा सब बता देती है। दोनों बच्चे के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में अंधेरे के बीच लाल रोशनी में वो डेमोन उसे गोद में खिला रहा है और उन दोनों को कहता है, कल इसे लेने इसके पिता खुद आएंगे। और अदृश्य हो जाता है। आयशा फूट फूट कर रोती है और बताती है, वो डेमोन जिस पिता का कह रहा था, वो कोई और नहीं, खुद लूसीफर है। जोहान भागता हुआ चर्च जाता है और प्रीस्ट को सब सच्चाई बताता है और शुद्धिकरण की क्रिया प्रक्रिया उसी समय करने को कहता है, क्योंकि 12 बजे के बाद लूसीफर कभी भी आ सकता है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब पादरी और जोहान घर आकर प्रक्रिया शुरू आवर फादर इन हेवन प्रार्थना के साथ चर्च होली वाटर छिड़कने से करते हैं, और वहां जोहान, जेनी एंड आयशा पादरी के पीछे चलते जाते हैं। फिर जब आखिर में बच्चे के कमरे तक फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं कि घड़ी की घंटी बजती है, जिसमें 12 बज चुके हैं और समय थम गया है। पादरी का मुंह सिल जाता है, हाथों से बाइबल एंड होली वाटर बॉटल गिर जाते हैं
और वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी भयानक मौसम बन जाता है। तभी घर की छत गिरती है और फिर उसमें से उड़ता हुआ उतरता है बड़े पंख और भयानक चेहरा लिए लूसीफर। अपने बच्चे को उठाता है कि आयशा उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती है, मुझे ले जाओ पर बच्चे को छोड़ दो। पर लूसीफर इतनी जोर से चिल्लाता है कि दूर तक आवाज जाती है। मौसम और माहौल भयानक है क्योंकि लूसीफर है वहां और वो एक बात कहता है, बस। I told you, and you promised that you will give me my gift. और अब ले जा रहा हूँ। वो लेकर उड़ जाता है पर जैनी प्रेयर कंटिन्यू करती है कि पीछे खड़ा डिमोन उड़ता हुआ उसके ऊपर झपट्टा मारता है और बाहर की ओर दीवार गिरता हुआ तेजी से ले जाता है। पादरी ठीक हो जाते हैं और प्रार्थना पूरी करते हैं। फिर घर के बाहर आकर देखते हैं कि बहन जेनी नहीं रही। वो दोनों पति पत्नी जमीन पर बैठे रो रहे हैं। तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है और जोहान अंदर भागता है। अपने बच्चे को सामने देख गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। वहीं देखता है कि आयशा की लाश जमीन पर है और आयशा की आत्मा का हाथ थामे लूसीफर ले जा रहा है। खौफनाक राज। शहर के भीड़भाड़ और कोलाहल से दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, संजौली। कुछ दिनों पहले किसी ब्लॉगर ने इस गांव की खूबसूरती की काफी चर्चा की और इसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तब से अचानक ही पर्यटकों में इस छोटे से गांव को लेकर काफी उत्सुकता हो गई थी। उन्हीं पर्यटकों में एक था प्रबल रॉय, जो इस पुरानी बस में बैठकर संजौली की ओर जा रहा था। जंगल और पहाड़ों के बीच बनी सड़कों पर ये बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। बस का कंडक्टर टिकट बेचते हुए प्रबल तक आता है और उससे कहता है, कहाँ की टिकट चाहिए साहब? एक टिकट संजौली का देना भैया। आप संजौली से 2 स्टॉप आगे फूलपुर का टिकट ले लो। सूरज डूबने के बाद संजौली में उतरना ठीक नहीं है साहब। अरे क्यों? संजौली में उतरने में क्या दिक्कत है? संजौली गांव के आसपास पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है और सारी की सारी घटनाएं रात के अंधेरे में ही हुई है। शहर से इतनी दूर होने के कारण अभी तक मीडिया में ये बात नहीं फैली है साहब। प्रबल को लगा कि कंडक्टर उसे शहरी आदमी समझकर ठगने की कोशिश कर रहा है। वो कंडक्टर से कहता है, नहीं, आप मुझे संजौली का ही टिकट दे दो। कंडक्टर ने उसे रहस्यमयी निगाह से देखा और टिकट काट कर दे दिया। कुछ ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। सुनसान सड़क पर उस बस की हेडलाइट की रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आता था। आधे घंटे और बीतने के बाद बस रुकती है और कंडक्टर ने आवाज लगाई, संजौली आ गया। प्रबल अपना बैग लेकर बस से उतर जाता है और बस आगे निकल जाती है। बस स्टॉप एकदम सुनसान था और वहां कोई और आदमी नजर नहीं आ रहा था। बस कुछ दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके आगे एक बल्ब जल रहा था। प्रबल उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। बल्ब की रोशनी में नीचे के बोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है जिस पर लिखा था संजौली यात्री निवास। उस झोपड़ी के पास पहुंचकर प्रबल जोर से आवाज लगाता है, कोई है? अरे कोई है यहाँ? झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, घुंघराले सफेद बालों और चेहरे पर झुर्रियों के साथ। वो बूढ़ा आदमी काफी डरावना लग रहा था। चिल्लाओ मत बाबूजी, अभी सुबह तक यहाँ कोई नहीं आएगा। पर इतनी रात आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं किशनगढ़ वाली बस का इंतजार कर रहा हूँ। वो रात 10 बजे यहाँ से गुजरती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे तो संजौली गांव जाना था। संजौली? वो गांव तो इस बस स्टॉप से 3-4 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ के लिए आपको सुबह ही यहाँ से रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिलेगी। अभी रात इसी यात्री निवास में काटनी पड़ेगी। प्रबल अपना बैग लेकर झोपड़ी के अंदर आ गया। वहां एक बेंच पर अपना बैग रखकर वो लेट जाता है। कमरे में दूसरी ओर वो बूढ़ा आदमी अपनी पोटली लेकर बैठ जाता है। लंबी यात्रा की थकान से प्रबल को जल्दी ही नींद आ जाती है। अचानक उसे नींद में किसी के जोर से चीखने की आवाज आती है। छोड़ दो मुझे! प्रबल की आंख खुल जाती है
उसे पहले लगा कि शायद कोई सपना आया था, पर तभी अचानक वही आवाज फिर से आती है, बचाओ! प्रबल उठकर खड़ा हो जाता है। तेज हवा के झोंके से झोपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और वो बूढ़ा आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था, पर उस आदमी की पोटली अभी वहीं पड़ी थी। प्रबल अपने बैग से टॉर्च निकालता है और उठकर झोपड़े से बाहर आकर आवाज लगाता है, कौन है? कौन है वहाँ? प्रबल ने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी। अचानक उसे झाड़ियों के बीच उस बूढ़े आदमी का खून से लथपथ शरीर नजर आता है। प्रबल सहम जाता है। फिर अचानक वो शरीर हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई उसे खींचकर दूर ले जा रहा हो। प्रबल उस ओर कदम बढ़ाता है, पर वो लाश और भी तेजी से उससे दूर जाने लगती है। हिलती डुलती टॉर्च की रोशनी में अचानक उसे घूंघट डाले एक औरत नजर आती है, जो उस बूढ़े आदमी की लाश को खींचकर दूर ले जा रही थी। रुको! रुक जाओ! अचानक जोर से बिजली कड़कती है। 2 सेकंड के लिए प्रबल की आंखें बंद हो जाती हैं। जब प्रबल की नजर दोबारा सामने जाती है तो अब वहां न कोई घूंघट में औरत थी और न ही उस आदमी की खून से लथपथ लाश। प्रबल एकदम हैरान हो जाता है कि अचानक वो औरत और वो लाश कहाँ गायब हो गई। उसने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी यहाँ वहां मारी, पर अब वहां बस एक खौफनाक सन्नाटा बिखरा पड़ा था। पर प्रबल नहीं जानता था कि दूसरी ओर घनी झाड़ियों की आड़ में से 2 आंखें उसकी ओर ही देख रही थी। डरावनी लाल आंखें, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो आंखें एक औरत की थी, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर कई चोट के निशान। उस औरत ने दूर से ही प्रबल को देखा और फिर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराती है। जैसे ही उसने देखा कि प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जा रहा है, उस औरत ने अपनी साड़ी का लंबा घूंघट अपने सर पर डाल लिया और झुककर नीचे बैठ जाती है। वहां नीचे जमीन पर पड़ी थी उसी बूढ़े आदमी की लाश, जो प्रबल को यात्री निवास में मिला था। ताजा गरम खून पीने का मजा ही कुछ और है। अभी मैं पहले इसका खून पीऊंगी और फिर इसके दिल और भेजे को खाऊंगी। ये कहकर उसने अपने लंबे तीखे नाखून उस लाश में गाड़ दिए। थोड़ी देर में उसने सिर्फ अपने नाखूनों से उस लाश का सीना फाड़ दिया और गरम बहते लहू को पीने लग जाती है। खून से सना हुआ उस औरत का मुंह उस वक्त इतना खौफनाक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाता। आदमी की शक्ल में ये सब जानवर ही हैं और इनके खून को पीकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब जरा इसका दिल और भेजा निकाल कर खाया जाए। ये कहकर उस औरत ने उस लाश का दिल बाहर निकाल लिया और उसे खाने लगी। देखते ही देखते उसने लाश को पूरा ही नोच डाला और उसके भेजे को भी निकाल कर खा लिया। वहीं दूसरी ओर प्रबल वापस यात्री निवास की ओर जाते हुए रास्ता भूल गया। अंधेरे और झाड़ियों के कारण उसने कोई गलत मोड़ ले लिया। काफी दूर निकलने के बाद प्रबल के सामने एक नदी आई, जिसमें पानी काफी उफान पर था और उस पर लकड़ी और रस्सियों से बना एक पुल बना था। ये नदी और पुल उसने पहली बार देखा था, इसलिए उसे एहसास हो गया कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। अरे, ये मैंने कौन सा रास्ता ले लिया? प्रबल हैरत में भी था और उसे डर भी लग रहा था। टॉर्च की रोशनी भी अब फीकी पड़ रही थी, शायद उसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। तभी अचानक एक जुगनू टिमटिमाता हुआ उसके आसपास घूमने लगता है। प्रबल आश्चर्य से उस जुगनू की ओर देखता है। वो जुगनू धीरे धीरे उड़ता हुआ एक तरफ चल पड़ता है और प्रबल के कदम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। प्रबल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे उस जुगनू से वो सम्मोहित सा हो गया हो या किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। प्रबल उस जुगनू के पीछे पीछे ही चलता रहता है। घनी झाड़ियों और कच्चे रास्ते से होते हुए लगभग आधे घंटे वो चलता रहा तो अचानक उसे सामने वही यात्री निवास नजर आने लगा। प्रबल के चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। उसने जुगनू की ओर देखा, जो अब तेजी से उड़ता हुआ सीधा यात्री निवास की खिड़की से अंदर चला जाता है और उसकी चमक से यात्री निवास के अंदर से भी काफी रोशनी आने लगती है। प्रबल आगे बढ़कर झोपड़ी का दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखते ही आश्चर्यचकित रह गया। अंदर कमरे में एक अत्यंत ही सुंदर लड़की बेंच पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसके पास में ही एक बड़ा सा लैंप पड़ा था
जिसकी तेज रोशनी से पूरा कमरा जगमग हो गया था। जैसे ही उस लड़की की नजर प्रबल पर पड़ी तो वो खड़ी हो जाती है और प्रबल से कहती है, आइए बाबूजी, इतनी रात आप बाहर कहाँ चले गए थे? तुम कौन हो? इस यात्री निवास की देखरेख का जिम्मा मेरे चाचा जी का है और उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी तो मैं आ गई। पर अभी थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ नहीं थी। घर पर खाना बनाने का काम भी तो मुझे ही करना पड़ता है ना बाबूजी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। उधर नदी के पास ही है मेरा घर। ये सुनकर प्रबल की जान में जान आई। लड़की ने अपना नाम पार्वती बताया, पर गांव में सब उसे पारो ही बुलाते थे। प्रबल ने पारो को उस बूढ़े आदमी की मौत और रहस्यमयी चीख के बारे में बताया, पर पारो को यकीन ही नहीं हुआ। मैं सच कह रहा हूँ, उस आदमी की पोटली भी यहीं पड़ी थी। पर अब उस कमरे में कोई पोटली भी नहीं रखी थी। पारो जोर से हंसने लगी। आपने जरूर नींद में सपना देखा होगा। नहीं, वो सपना नहीं था। मुझे बस के कंडक्टर ने भी बताया था कि संजौली में रहस्यमय तरीके से कई लोगों की मौत हुई है। मैं तो इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। आप चिंता मत करिए और आराम से बैठ जाइए। प्रबल वापस बेंच पर लेट गया और शाम से हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसके सर के पीछे दीवार पर लगा एक फोटो फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। धाड़! उस आवाज से चौंक कर प्रबल खड़ा हो जाता है। पारो जोर से चिल्लाती है, बाबूजी पीछे हट जाओ। तभी प्रबल की नजर फोटो फ्रेम से लिपटे एक लंबे जहरीले सांप पर पड़ती है। लगभग 4 फुट लंबा वो सांप और उसकी फुंकार किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थी। डर से प्रबल की हालत खराब हो जाती है। पारो आगे बढ़कर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करती है। अरे पागल हो गई हो क्या? मत जाओ उस सांप के पास। पर पारो ने प्रबल की बात पर ध्यान दिए बिना सांप को पकड़ लिया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया। गांव में रहने के कारण उसे इन चीजों से डर नहीं लगता था। हम तो हर हफ्ते ऐसे सांप देखते हैं बाबूजी। शहर से यहाँ आने वाले सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब शहर के ऐसे नीच लोग जो गांव के भोले भाले मासूम लोगों का शिकार करते हैं। ये कहते कहते पारो का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो जाती हैं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसके गाल पर एक बड़े जख्म का निशान होता है और उसकी उंगलियों के नाखून काफी बड़े और नुकीले हो जाते हैं। कुछ ही पलों में सुंदर सी पारो उसी भयानक औरत में तब्दील हो जाती है जो कुछ देर पहले झाड़ियों में उस बूढ़े आदमी का खून पी रही थी। ये सब देखकर प्रबल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर से हकलाते हुए प्रबल कहता है, पारो, ये तुम्हें क्या हो रहा है पारो? तुम सब शहर के लोग एक जैसे होते हो, मक्कार नीच जानवर जैसे। अब तुम्हारा खून पीकर ही मुझे शांति मिलेगी। ये कहकर पारो उसकी तरफ बढ़ती है। प्रबल ने पास में पड़ा बैग उसकी तरफ फेंका, पर पारो सिर्फ अपनी उंगलियों से इशारा करती है और हवा में ही उस बैग की दिशा बदल जाती है। प्रबल सीधा दरवाजा खोलकर बाहर भागता है। पारो उसके पीछे दौड़ती है। प्रबल एकदम बदहवास सा भागा जा रहा होता है। पारो ने अपना ध्यान प्रबल से 10 मीटर सामने एक लंबे पेड़ पर टिकाया और फिर अपनी गर्दन को एक तरफ झटका दिया। वो पेड़ सीधा सामने गिरता है और प्रबल का रास्ता रोक लेता है। प्रबल के सामने अब भागने की जगह नहीं बची थी। पारो उसके एकदम पास आ जाती है। उसकी लाल आंखों में प्रबल को अपनी मौत नजर आने लगती है। तभी उसने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। पारो थोड़ी देर के लिए सहम कर रुक जाती है। प्रबल को थोड़ा हौसला मिलता है और वो रुद्राक्ष की माला सामने लटकाते हुए धीरे धीरे अपने दाएं बढ़ता है, जहां थोड़ी ही दूर पर नदी बह रही थी। पारो भी उसकी ओर बढ़ती जाती है, पर रुद्राक्ष की माला के कारण सीधा प्रबल पर अटैक नहीं करती। प्रबल ने नीचे देखा। लगभग 20 फीट नीचे से नदी पूरे उफान पर बह रही थी। प्रबल सीधे नदी में कूद जाता है। पारो गुस्से से उसकी तरफ देखती रह जाती है और प्रबल का शरीर नदी के साथ बहता हुआ दूर चला जाता है। अगले दिन सूरज की तेज रोशनी से प्रबल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नदी के किनारे एक चट्टान पर लेटा हुआ पाता है। उसके चारों ओर 8-10 गांव वाले लोग खड़े थे। उन्हीं लोगों ने उसके बेहोश शरीर को नदी में बहने से बचाया था और बाहर निकाला था। प्रबल ने उन्हें अपने साथ बीती पूरी घटना सुनाई तो उन गांव वालों में से एक आदमी कहता है, बाबूजी, जिसे आपने देखा वो पारो नहीं थी। पारो नहीं थी? फिर कौन थी वो? वो पारो की भटकती आत्मा थी, क्योंकि पारो को मरे हुए तो 6 महीने हो चुके हैं
उन गांव वालों ने बताया कि आज से 6-7 महीने पहले पार्वती उर्फ पारो उस गांव की सबसे सुंदर लड़की हुआ करती थी। एक बार शहर से कुछ लोग संजौली घूमने आए थे। जब उनकी नजर पारो पर पड़ी तो उनकी नीयत बिगड़ गई और वो उसे लेकर संजौली के यात्री निवास पर चले गए। वहां उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती अपनी हवस को पूरा करने की कोशिश की। पारो उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, पर जब उन्होंने हर तरफ से उसे घेर लिया तो उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद वो चारों दरिंदे संजौली से फटाफट भागने वाले थे, पर रात में ही उनके साथ कुछ हादसा हुआ और सब मारे गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, पर मरने से पहले एक आदमी ने हॉस्पिटल में ये बताया था कि उन्हें पारो ने मारा है। उस दिन के बाद से पारो की आत्मा संजौली यात्री निवास के पास ही भटकती रहती है और कोई भी शहरी आदमी जब संजौली गांव आने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है, ताकि गांव की किसी और भोली लड़की के साथ वो ना हो जो उसके साथ हुआ। ये था संजौली का खौफनाक राज, और इसे सुनने के बाद प्रबल अगली बस से ही सीधा वापस चला गया। संजौली में रुकने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना।